नमस्ते और स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। कभी सोचा है कि ये जो दुनिया है, हमारे आसपास की हर एक चीज, ये सब आखिर आपस में जुड़े कैसे हैं? आज हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं। हम परमाणुओं यानी एटम्स की उस रहस्यमय दुनिया में गोता लगाएंगे जहां आकर्षण के नियम या रूल्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। पहली नजर में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये पूरी तरह से एक लॉजिकल और बेहद सटीक प्रक्रिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे खेल को समझने के लिए हमारा आज का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम परमाणुओं के नियम समझेंगे, फिर देखेंगे धातु और अधातु का टकराव, उसके बाद हम खुद आयोनिक आबंध यानी बॉन्ड्स बनाएंगे, फिर इस आबंध की सटीक परिभाषा जानेंगे और आखिर में बात करेंगे इन आयोनिक यौगिकों के दिलचस्प गुणधर्मों की। चलिए सीधा अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, परमाणुओं के नियम। इस रासायनिक दुनिया को समझने के लिए कुछ बुनियादी नियम जानना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रकृति के बारे में एक बात बिल्कुल साफ है, उसे संतुलन बहुत पसंद है। वो हमेशा बैलेंस ढूंढती है। आपने ग्लोबल वेदर पैटर्न के बारे में सुना होगा, जैसे अल नीनो। जिस तरह हमारी पृथ्वी की जलवायु अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है, बिल्कुल वैसे ही इस सूक्ष्म दुनिया में परमाणु भी हमेशा स्थिरता या बैलेंस पाने की होड़ में लगे रहते हैं। उनका बस एक ही लक्ष्य होता है, परफेक्ट बैलेंस। अब सवाल ये है कि ये बैलेंस नापा कैसे जाता है। यही एंट्री होती है नील्स बोर के शानदार 2n² नियम की। इसे एक तरह का फॉर्मूला मान लीजिए, जो हमें बताता है कि किसी परमाणु के एक विशिष्ट कोश यानी शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से सबसे अंदर वाले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और अगर हम पहले 20 तत्वों की बात करें तो उसके बाहर वाले शेल्स में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन तक समा सकते हैं। बस यही वो मैजिक नंबर है जो तय करता है कि कोई एटम कितना स्थिर होगा। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम को ही ले लीजिए। इसका परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसका बंटवारा हुआ 2, 8 और 2। वहीं क्लोरीन 17 नंबर पर आता है, तो उसका विन्यास बना 2, 8 और 7। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? बात यह है कि किसी भी परमाणु का पूरा बर्ताव इस बात पर निर्भर करता है कि उसके सबसे बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। बस यही बाहरी इलेक्ट्रॉन उनकी पूरी रासायनिक नियति तय करते हैं। अब जब हमें इलेक्ट्रॉनों के इस बंटवारे का लॉजिक समझ आ गया है, तो चलिए अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, धातु बनाम अधातु। ये दोनों इस पूरी कहानी के हमारे मुख्य किरदार हैं। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ही दिलचस्प है। जो समूह 1 और 2 की धातुएं हैं, उनका स्वभाव दानवीर जैसा होता है। अपना अष्टक पूरा करने के लिए वे खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं और धनात्मक आयन यानी धनायन बन जाती हैं। इसके बिल्कुल उलट समूह 16 और 17 की अधातुएं हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉनों की सख्त जरूरत होती है। ये बस किसी भी तरह इलेक्ट्रॉन लेना चाहती हैं और ऐसा करके ये ऋणात्मक आयन यानी ऋणायन बन जाती हैं। ये इलेक्ट्रॉन देने और लेने का खेल ही सारे केमिस्ट्री की असली जड़ है। तो आगे क्या होता है? आइए अपने तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं। अब मजा आएगा जब ये एकदम अलग स्वभाव वाले परमाणु आमने सामने होंगे और बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जब ये परमाणु आपस में जुड़कर यौगिक बनाते हैं, तो ये किसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने जैसा लगता है। इसके 3 बहुत ही आसान से कदम हैं। पहला, सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों की पहचान करना। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों को धातु से उठाकर अधातु में डालना। और तीसरा, आवेशों यानी चार्जेस का क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनल फॉर्मूला लिखना। एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 का ही उदाहरण लीजिए। एल्यूमिनियम अपने बाहर के 3 इलेक्ट्रॉन दान करता है और 3 अलग अलग क्लोरीन परमाणु आकर एक एक इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी लपक लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और ये प्रक्रिया इतनी सटीक है कि प्रकृति के इस गणित को देखकर हैरानी होती है। आप मैग्नीशियम क्लोराइड को देखिए। मैग्नीशियम के पास देने के लिए 2 फालतू इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो उन्हें 2 अलग अलग क्लोरीन परमाणुओं में बांट देता है। दूसरी तरफ कैल्शियम ऑक्साइड है। यहाँ कैल्शियम अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सीधे एक ही ऑक्सीजन परमाणु को सौंप देता है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए ठीक 2 इलेक्ट्रॉनों की ही तो जरूरत होती है। एकदम परफेक्ट हिसाब किताब। वैसे इस बारे में एक बहुत ही मशहूर और सटीक कहावत है, दोस्ती तो बराबर वालों में होती है। साइंस की दुनिया में भी ये बात 100% सच है। जिन परमाणुओं का आकार लगभग एक जैसा होता है ना, वे आपस में कहीं ज्यादा मजबूत और स्थिर बॉन्ड बनाते हैं। अब मान लीजिए एक तरफ बहुत ही छोटा लिथियम परमाणु है और दूसरी तरफ एक विशालकाय आयोडीन परमाणु, तो उनके बीच बनी जोड़ी उतनी जमती नहीं है।
यानी बॉन्ड बनाने के लिए आकार का ये बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। चलिए, अब तक हमने जो ये पूरी देने और लेने की प्रक्रिया देखी है, उसे एक नाम देते हैं। अपने चौथे खंड में आइए इस आबंध या बॉन्ड को ठीक से परिभाषित करते हैं। तो असल में ये आयनिक आबंध, जिसे हम विद्युत संयोजी आबंध भी कहते हैं, है क्या? सरल शब्दों में कहें तो ये एक बहुत ही ताकतवर आकर्षण बल है। जब इलेक्ट्रॉन एक धातु से किसी अधातु में कूदते हैं तो वे विपरीत चार्ज वाले आयन बनाते हैं, यानी एक प्लस और एक माइनस। इन धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच पैदा होने वाला यही जबरदस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक खिंचाव ही आयनिक आबंध कहलाता है। ये कोई असली धागा या रस्सी नहीं है, बल्कि एक न दिखने वाली बेहद शक्तिशाली मैग्नेटिक फोर्स है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ दो परमाणुओं के जुड़ने पर खत्म नहीं होती। ये ऐसे एकांत में जोड़े बनाकर नहीं बैठते। यहीं पर क्रिस्टल जालक यानी क्रिस्टल लैटिस का कॉन्सेप्ट आता है। ये परमाणु मिलकर एक बहुत ही विशाल और बार बार दोहराई जाने वाली संरचना बनाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, लाखों धनात्मक और ऋणात्मक आयन एक बेहद तंग और मजबूत ग्रिड में एक दूसरे से कसकर चिपके हुए हैं। ये एक कमाल का 3D नेटवर्क बना लेते हैं। और इसी कमाल के नेटवर्क का असर हमें अपनी आम दुनिया में देखने को मिलता है। तो आइए अपने आखिरी खंड की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं। अब क्योंकि इन आयनों के बीच का ये खिंचाव इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसीलिए ये यौगिक आमतौर पर एकदम ठोस और बहुत कठोर होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इतनी मजबूत पकड़ को तोड़ने के लिए भयंकर गर्मी की जरूरत जो पड़ेगी। लेकिन इसमें एक बहुत ही मजेदार बात है, इतने कठोर होने के बावजूद ये प्रकृति में भंगुर यानी ब्रिटल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन पर हथौड़े से जोर से वार करेंगे ना, तो ये लोहे की तरह अपना आकार नहीं बदलेंगे, बल्कि सीधे टूटकर चूर-चूर हो जाएंगे। है ना अजीब बात? अब आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने देखा कि आयनिक आबंध पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों के देने और लेने के नियम पर चलते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर कुछ परमाणु ऐसे हों जो ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हों और ना ही ले सकते हों, और उन्हें अपना बैलेंस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को आपस में शेयर करना पड़े? कार्बन जैसे तत्वों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो वहां किस तरह के रहस्यमयी बॉन्ड बनते होंगे? खैर, विज्ञान की दुनिया के इस दिलचस्प राज को हम किसी और दिन सुलझाएंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।